Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. चैप्टर नंबर 11 हम स्टार्ट कर चुके हैं और पिछले लेक्चर में हमने कुछ टर्म्स और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड किया। हमने पॉपुलेशन और सैंपल के बेसिक कॉन्सेप्ट को भी अंडरस्टैंड किया। आज हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स की तरफ जा रहे हैं और देखेंगे कि आज के नए कॉन्सेप्ट्स हमें क्या चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और नए कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है पर्पस ऑफ सैम्पलिंग, यानी हम एक लार्जर ग्रुप यानी पॉपुलेशन से सैंपल्स ड्रॉ करते हैं और उसी प्रोसेस का नाम सैम्पलिंग है। अब इस सैम्पलिंग का पर्पस क्या है एक्चुअली, हम क्यों पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करते, हम क्यों सैम्पलिंग करते हैं, यानी हम लार्जर ग्रुप में से स्मॉलर ग्रुप जो कि उसका ट्रू रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होता है उसी को सेलेक्ट करते हैं ज्यादातर और फिर उसका एनालिसिस करते हैं। सो आज उसी पर्पस की तरफ बात हो रही है। पहला पर्पस है टू ऑब्टेन द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, यानी हमने पॉपुलेशन के मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करना है, यानी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें से मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम सैम्पलिंग करते हैं। ये एक उसका पर्पस है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ये अंडरस्टैंड करना है आपने। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। देखिए, आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में इनफैक्ट पार्ट 1 में पिछले साल भी आपने इसको अंडरस्टैंड किया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन में मीन, मीडियन, मॉड, ये क्या है जी, सेंटर, सेंटर ऑफ डेटा, या आप ये कह सकते हैं कि मीन इज द सेंटर, मीडियन इज द सेंटर, मॉड इज द सेंट्रल, दीज आर द सेंट्रल मेजर्स ऑफ डेटा। इसके अलावा आप रेंज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल मीन डेविएशन फाइंड करते हैं, इसके अलावा आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं, ठीक है, आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करते हैं। ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। इसको आमतौर पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कहलाती हैं। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, यानी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, सेंट्रल टेंडेंसीज, मेजरमेंट ऑफ सेंटर, ठीक है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, या हम इसको स्लैश में डेटा भी कह सकते हैं, ठीक है। शेप किस तरह की है, क्या वो नेगेटिवली स्क्यूड है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, ठीक है, लेप्टोकर्टिक है, प्लेटिकर्टिक है, मेसोकर्टिक है, ठीक है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। किसी भी पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि सेंटर ऑफ द डेटा, ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जिसमें शेप भी है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए। अब ये जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशंस है ये आप ऑब्वियसली, अब जब डेटा की बात हो रही है तो डेटा लार्ज भी हो सकता है, डेटा स्मॉल भी हो सकता है, लेकिन आप जरा गौर कीजिए, जरा थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस को यूज करें और देखें कि क्या हम बड़े ग्रुप में से बहुत जल्दी अपने इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपका आंसर होगा नो। सो हम क्या करते हैं कि सैंपलिंग करते हैं, यानी हम एक स्मॉलर ग्रुप सेलेक्ट करते हैं किसी टेक्निक के थ्रू और फिर हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड कर लेते हैं और हम यही कहते हैं कि यही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, जो हमने आंसर्स इसके कैलकुलेट करी हैं, आपने इनके आंसर्स कैलकुलेट किए हैं थ्रू सैंपलिंग, यानी थ्रू सैंपल्स। सैंपलिंग एक प्रोसेस है क्योंकि उस प्रोसेस में हम सैंपल्स ड्रॉ कर रहे हैं। सो हम जब भी सैंपलिंग की बात करेंगे
तो आपके माइंड में फौरन सैंपल आना चाहिए। सो स्मॉल पार्ट के लिए जब ये सारी कैलकुलेशंस कर लेंगे तो वो क्या होगा कि हमारे पास जरा टाइम कम लगेगा और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम ले लेंगे। सो एक पर्पस ये भी है कि बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करने के लिए लेसर टाइम के अंदर या जल्दी फाइंड करने के लिए हम क्या कहते हैं कि हम सैंपलिंग कर लेते हैं ताकि पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसके नेक्स्ट पर्पस को अंडरस्टैंड करते हैं। जी, नेक्स्ट है हमारे पास टू फाइंड द रिलायबिलिटी ऑफ द एस्टिमेट्स। रिलायबल होने चाहिए। हम जब एस्टिमेशंस करते हैं तो वो रिलायबिलिटी की तरफ होने चाहिए, यानी उनको इस तरह उनकी वैल्यूज एग्जिस्ट करनी चाहिए कि वो हमारे लिए सूटेबल हो फर्दर एनालिसिस के लिए। सो सैंपलिंग एक आसान काम है कि आप एक बहुत बड़े ग्रुप में से एक छोटा ग्रुप सेलेक्ट करते हो जो कि एक्चुअली पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स ही रखता है। हमने पिछले लेक्चर में ये चीज पढ़ी थी कि सैंपल को उसके पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को रखना बहुत जरूरी है, यानी जब तक एक सैंपल अपनी पॉपुलेशन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं रखेगा वो एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। सो जब सैंपल के पास सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे पॉपुलेशन के तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वहां से यानी जो सैंपल से हम जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो रिलायबल इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि उस सैंपल के अंदर हर वो चीज मौजूद है जो पॉपुलेशन के अंदर है। पॉपुलेशन के जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जितने भी आउटलुक्स हैं, हम उनको फाइंड करने के लिए सैंपल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए क्योंकि हमें रिलायबल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। सो सैंपलिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि जाहिर तो सैंपल्स को ड्रॉ कर रही है, जरा उसका एस्पेक्ट अंडरस्टैंड करना है, उसका बाउंडेड रीजन देखना आपने कि सैंपलिंग को हम ये कह रहे हैं कि इज अ मेथोडोलॉजी, ठीक है, इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू ड्रॉ द सैंपल्स फ्रॉम द लार्जर ग्रुप। लेकिन एक्चुअली वो हमारे लिए इस यहां पर भी हेल्पफुल हो रही है कि हम एक रिलायबल इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकें एक स्मॉलर ग्रुप से, एक छोटे ग्रुप से, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है, और यही चीजें, यही जो अभी बातें मैंने डिस्कस की हैं वो एडवांटेजेस की सूरत में आ रही हैं, यानी जब हम पर्पसेस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो एक्चुअली वही पर्पस कहीं ना कहीं हमें इसके एडवांटेजेस को शो कर रहे हैं कि हम ये देखते हैं कि ये एक टाइम सेविंग टेक्निक है। सैंपलिंग इज अ टाइम सेविंग टेक्निक, ठीक है। कैसे? देखिए, एक पॉपुलेशन में फॉर एग्जांपल 100,000 यूनिट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब जरा गौर करना आपने अगर 100,000 यूनिट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है तो आपको डेफिनेटली एक यूनिट को जब कलेक्ट उसको चेक करना है, उससे इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आपको टाइम रिक्वायर्ड होगा, आपका टाइम जो है वो काफी ज्यादा लग जाएगा। लेकिन अगर उसके बरक्स आप 100,000 की बजाय आप 10,000 यूनिट्स को कंसिडर कर लेते हैं, 10,000 एलिमेंट्स को स्टडी कर लेते हैं, तो आपका टाइम कम लगेगा। देखिए, बड़ी एक आम सी बात है, इसको थोड़ा सा जो है वो माइक्रो लेवल पे अंडरस्टैंड करें कि क्लास में 50 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं, 50 स्टूडेंट्स के हाइट्स का डेटा हमने इकट्ठा करना है। जरा थोड़ा सा विजुअलाइज भी करेंगे तो आपको बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। 50 स्टूडेंट्स की हाइट्स का डेटा इकट्ठा करना है, ठीक है। अब 1 बाय 1 भी अगर हम जाएं तो मेरा ख्याल है आप थोड़ा सा इसको विजुअलाइज कर लो तो 1 मिनट भी जो है वो लाजमी, हमें शायद 1 मिनट से ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन अगर आप रफली 1 मिनट भी लगाएं तो 50 मिनट्स लगेंगे पूरी क्लास की हाइट्स का डेटा इकट्ठा करने में। लेकिन अगर आप सैंपलिंग कर लें, आप सैंपल को सेलेक्ट कर लें, स्मॉल पार्ट ले लें, यानी उन 50 के बजाय एवरेज के तौर पर आप एक सैंपल छोटा सेलेक्ट कर लीजिए और एक छोटे सैंपल का जो है वो डेटा इकट्ठा कर लें, यानी 10 स्टूडेंट सेलेक्ट करें और उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लें, तो क्या होगा, आप ऑब्वियसली आप 10 मिनट्स में फ्री हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल, जरा गौर कीजिएगा कि आपके पास 10 क्लासेस हैं तो आपको 500 मिनट्स रिक्वायर्ड है, मे बी इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी आप ये कह सकते हो कि 6 आवर्स आपको रिक्वायर्ड है 10 सेक्शंस का डेटा इकट्ठा करने में। लेकिन अगर आप सैंपलिंग करते हैं तो आप माइट भी 1 घंटे में फ्री हो जाएं, यानी कहां पर 6 आवर्स हैं, कहां पर 1 आवर है। सो
सैंपलिंग का एडवांटेज है ये कि वो टाइम सेविंग है। उसके बाद नेक्स्ट है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब होता है कि जरा हमारे लिए कॉस्ट सेविंग है। हम इसको यहां पर ये भी लिख सकते हैं, कॉस्ट सेविंग। जहां पर टाइम सेविंग था, अब दूसरा है कॉस्ट सेविंग। जरा गौर कीजिए, उसी इंफॉर्मेशन को मैं यहां कंसिडर कर रहा हूं कि आपके पास 100,000 यूनिट्स या 100,000 एलिमेंट्स का डेटा अवेलेबल है पॉपुलेशन की सूरत में। आपने हर यूनिट को डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करना है, तो आपको ऑब्वियसली पेपर ज्यादा रिक्वायर्ड होगा जिस पर आपने इंफॉर्मेशन को नोट करना है। इसी तरह आपको नंबर ऑफ पर्सन्स भी रिक्वायर्ड होंगे और फिर ऑब्वियसली उनको आपने पेमेंट करनी है। सो आपको स्टेशनरी रिक्वायर्ड होगी लिखने के लिए। लेकिन अगर आप 10,000 एलिमेंट्स को स्टडी कर लेते हैं, 10,000 एलिमेंट्स को स्टडी करने से क्या होगा कि एक तो आपका पेपर कम लगेगा, ठीक है, आपके जो नंबर ऑफ जो वर्कर्स हैं जो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं वो आपको कम रिक्वायर्ड होंगे। ऑब्वियसली जब वो नंबर ऑफ वर्कर्स कम हो जाएंगे तो उनकी पेमेंट भी कम हो जाएगी। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा और हम ये देख लेंगे, इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे कि सैंपलिंग जो है वो हमारे लिए बड़ी इकोनॉमिक हो जाती है। बजाय इसके कि लार्जर ग्रुप को स्टडी करें और उस पर बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व हो, हम एक स्मॉल सैंपल सेलेक्ट करते हैं और उस सैंपल के जरिए हम अपनी कॉस्ट को सेव करते हुए अपने इंफॉर्मेशन को, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर लेते हैं। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपने नेक्स्ट पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी के लफ्ज से आप वाकिफ है। अब जरा एक सिनेरियो को अंडरस्टैंड करना है आपने कि किस तरह सैंपलिंग हमें वैल्यूज की एक्यूरेसी प्रोवाइड करती है। अभी आपने पर्पस ऑफ सैंपलिंग में रिलायबिलिटी का वर्ड पढ़ा है, ठीक है, ये उसी से रिलेटेड है कि हमें एक इंफॉर्मेशन जो सैंपल्स के थ्रू आती है वो एक्यूरेट हो सकती है। देखिए, आपने अगर किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन के 10,000 एलिमेंट्स में इन्वॉल्व होना है और उससे इंफॉर्मेशन लेनी है, यानी 10,000 एलिमेंट्स में से आपने इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना है, ठीक है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेना है। आप फॉर एग्जांपल 10,000 स्टूडेंट्स की बात कर लें, एक यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं। आपने 10,000 स्टूडेंट्स की हाइट को मेजर करना है, आपने उनका वेट मेजर करना है, ठीक है, आपने उनकी टाइम टेबल मेजर करना है कि वो किस टाइम पे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में एंटर होता है, किस टाइम पर उसकी आखिरी क्लास होती है और वो यूनिवर्सिटी को लीव कर देता है, या कॉलेज की बात हो रही है, मे बी स्कूल की बात हो, से कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, ठीक है। सो 10,000 आपके पास एलिमेंट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं। आप देखिए कि आप इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के 3-4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आप नोट डाउन कर रहे हैं। तो जब 10,000 को नोट करेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पेन मिस्टेक हो सकती है, कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल वर्कर है, जो काम करने वाला है, जो डेटा इकट्ठा करने वाला है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मे बी उसको जो है लिखने में कहीं गलती हो जाए। तो क्या होगा कि जब लार्जर इंफॉर्मेशन इकट्ठी होगी तो उसको, अच्छा अब जरा गौर कीजिएगा जरा ये वाली बात कि अगर आपने इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर भी लिया और आपको ये पता चल गया कि किसी जगह प्रॉब्लम आ गई है, तो आपको 10,000 एलिमेंट्स में से उस एरर को निकालने में या उसको रेक्टिफाई करने में प्रॉब्लम का सामना होगा। लेकिन अगर आप 10,000 एलिमेंट्स में से, यानी पूरी पॉपुलेशन के बजाय आप सिंपल क्या करें, 1,000 एलिमेंट्स को स्टडी कर लें, स्मॉल पार्ट को ले लें जो कि उसका ट्रू रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो क्या होगा कि आपको फिर, अगर अल्लाह ना करे वहां पे सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि 1,000 एलिमेंट्स में कोई एरर आपको फील होना शुरू हो जाता है, तो आप 1,000 एलिमेंट्स को स्टडी कर लें और उसका एरर जो है वो बाहर निकाल लें। सो सैंपलिंग जो है वो क्या करती है, आपको ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम होते हैं और उस कम एलिमेंट्स की वजह से उनके एरर्स को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए आसान हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब कंफर्टेबिलिटी, यानी हम सैंपलिंग में बड़े कंफर्टेबल होते हैं। देखिए, पॉपुलेशन अभी हमने कॉस्ट के हवाले से अंडरस्टैंडिंग ली, हमने टाइम के हवाले से अंडरस्टैंडिंग ली, इसके अलावा हमने इसकी एक्यूरेसी को भी देखा। तो जरा गौर कीजिए
कि कितना ज्यादा अनकंफर्टेबल काम हो रहा है कि अगर मेरे पास किसी पॉपुलेशन में 100,000 एलिमेंट्स या इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और मैंने उन पे वर्किंग करनी है, तो अनकंफर्टेबिलिटी आएगी, फिजिबिलिटी नहीं आएगी। इस फिजिबिलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए एक मैंने एग्जांपल यहां पे लिखी हुई है कि इफ आई वांट टू टेस्ट द एवरेज लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो इलेक्ट्रिक बल्ब बना रही है और मैंने एवरेज लाइफ को टेस्ट करना है कि एक बल्ब की एवरेज लाइफ कितनी है। तो जरा गौर कीजिए कि अगर एक वो पर्टिकुलर बल्ब से वो 12 वॉट का है या वो 18 वॉट का है और वो कंपनी जनरेट कर रही है एक दिन में फॉर एग्जांपल 100,000 जो है वो बल्ब प्रोड्यूस कर रही है, अगर मैंने उनको टेस्ट करना है तो जरा गौर कीजिए वो सारे के सारे बल्ब मुझे टेस्ट करने पड़ेंगे, यानी मैं उनको जला कर रखूंगा और उनके लिए उनका टाइमर लगा दूंगा और देखता रहूंगा कि कौन सा बल्ब जो है वो कितने टाइम के बाद खराब हो रहा है। तो बजाय इसके मैं अगर ये करूं कि उस पूरी लॉट में से, वो जो 100,000 की लॉट है, ठीक है, उस लॉट में से मैं हर डब्बे में से फॉर एग्जांपल अगर 100,000 बल्ब प्रोड्यूस किए गए और उनको डब्बों में पैक कर लिया गया और वो आपके पास 10,000 है फॉर एग्जांपल, तो हर एक में से एक एक बल्ब सेलेक्ट कर लूं रैंडमली और उनको जला लूं, तो देखो कहां आपने 100,000 बल्ब जो है वो जलाने हैं और कहां आपने 10,000 जलाने, यानी 10,000 क्या है, उसका स्मॉलर पार्ट है। ठीक है, आपने बड़ी पॉपुलेशन में से एक छोटा ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, आपने 10,000 बल्ब, तो आपके लिए वो जलाना आसान है क्योंकि 100,000 बल्ब्स को रोशन करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए आपको जगह भी बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है, लेकिन 10,000 के लिए आपकी जगह रिड्यूस हो जाएगी। सिमिलरली टेस्टिंग ऑफ ब्लड, आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन का सीबीसी देखना है, आपने उनका फॉर एग्जांपल टेस्ट करना है, प्लेटलेट्स काउंट करने, तो ऑब्वियसली ब्लड चाहिए होगा। लेकिन आप जरा गौर कीजिए, क्या यह जरूरी है कि उस पर्टिकुलर पर्सन के बॉडी में से सारा खून निकाल लिया जाए? नो, इसका आंसर नो है। हम क्या करते हैं, उस पूरे ब्लड में से, जो पूरी बॉडी के अंदर कुछ लीटर ब्लड होता है, उस लीटर में से कुछ ड्रॉप ऑफ ब्लड्स, सम ड्रॉप ऑफ ब्लड्स जो है वो हम सेलेक्ट करते हैं और उन ड्रॉप ऑफ ब्लड्स को टेस्ट कर लेते हैं, प्लेटलेट्स या रेड ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स जो हमने काउंटिंग करनी है वो हम चेक कर लेते हैं और उसकी बेस पर हम क्या करते हैं कि पूरे ब्लड के जो एनालिसिस है वो कंप्लीट कर लेते हैं। सो फिजिबल सैंपलिंग जो है वो आपकी लाइफ को फिजिबिलिटी की तरफ लेके जाती है, आपके लिए आसानी प्रोवाइड कर देती है। वापस बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं और आज के कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट करते हैं। पर्पस ऑफ सैंपलिंग को अंडरस्टैंड करने के बाद हमने एडवांटेजेस को भी अंडरस्टैंड किया है। अब कुछ नई टर्म्स हैं, सेंसस एंड सैंपल सर्वे। सेंसस क्या है, इसका एक और नाम कंप्लीट एनुमरेशन भी है। सेंसस को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एनुमरेशन। सेंसस एक प्रोसेस है जिसमें हम पॉपुलेशन के ईच एंड एवरी एलिमेंट को स्टडी करते हैं। देखिए, आमतौर पर हर कंट्री अब सेंसस कंडक्ट करता है, यानी वो अपनी पॉपुलेशन की काउंटिंग करता है। पॉपुलेशन मतलब कि उसमें कितने इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स, काउंटिंग ऑफ पीपल। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंसस। अब सेंसस ये वो टेक्निक है कि जिसमें आपने ये भी काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स या इंडिविजुअल्स एक कंट्री में कितने हैं। उसके बाद आपने उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को भी स्टडी करना है, यानी एज ग्रुप के हवाले से आप उनको अलग अलग कर देंगे, मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, फिर बच्चे कितने हैं, जवान कितने हैं, बूढ़े कितने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पर कैपिटा इनकम कितनी है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं कि एक हाउस होल्ड कितनी जो है एक्सपेंस कर रहा है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल करनी होती हैं किसमें, सेंसस में। जरा गौर करना है, मैं पॉपुलेशन और सैंपल को लिंक करने लगा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्लीट एनुमरेशन या सेंसस वो टेक्निक है, वो मेथोडोलॉजी है कि जिसके तहत आप स्टडी करते हैं। ये क्या है,
स्टडी ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन, यानी लार्जर ग्रुप के हर एलिमेंट को जब आप स्टडी करेंगे, कवर करेंगे, तो फिर उस स्टडी का नाम क्या है? सेंसस, या उसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीट एनुमरेशन। उसके बाद है सैंपल सर्वे। अब सैंपल सर्वे क्या है कि रिसर्चर क्या करेगा? सिलेक्ट्स अ सैंपल, select a sample, then study this sample only। यानी आप सैंपल सर्वे में क्या करते हैं कि एक लार्जर ग्रुप को स्टडी नहीं करते, आप एक स्मॉल सैंपल सेलेक्ट करते हैं, एक स्मॉलर पार्ट जो कि रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होता है उसको सेलेक्ट करते हैं, फिर उसको स्टडी करते हैं, और इसी वजह से इसको सैंपल सर्वे भी कहा जाता है। और सैंपल सर्वे का जो दूसरा नाम है उसको हम कहते हैं पार्ट एनुमरेशन। यानी एक पार्ट की एनुमरेशन, स्टडी ऑफ स्मॉल पार्ट। सो अब आपने थोड़ा सा अपने आप को सेग्रीगेट कर लेना है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के हवाले से अपने आप को आपने अलग अलग कर लेना है कि पॉपुलेशन क्या है? एक लार्जर ग्रुप, एग्रीगेट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, नंबर वन। सैंपल क्या है? एक स्मॉलर पार्ट, लेकिन वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव पार्ट भी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, यानी आप ईच एंड एवरी एलिमेंट को स्टडी करते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीट एनुमरेशन, या उसको हम सेंसस भी कहते हैं। और इसकी जो ट्रू एग्जांपल है वो है काउंटिंग ऑफ पीपल, जो कि हर कंट्री जो है वो आमतौर पर 10 ईयर्स के बाद अपने जो मुल्क के अंदर कंडक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप स्मॉल पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के तहत आप सैंपल को स्टडी करते हैं, सैंपल यानी स्मॉलर पार्ट को स्टडी करते हैं, तो उस स्टडी का नाम है सैंपल सर्वे, और उसका दूसरा नाम है पार्ट एनुमरेशंस। ये नाम आप लोगों ने याद रखना है, ये याद रखना है कि सेंसस और कंप्लीट एनुमरेशन एक ही बात है, इसी तरह सैंपल सर्वे और पार्ट एनुमरेशन एक ही बात है। सो डिफरेंस आपने याद रखना है कि पॉपुलेशन का लिंक किसके साथ है? पॉपुलेशन सर्वे यानी सेंसस के साथ, और यानी उसको हम कंप्लीट एनुमरेशन भी कहते हैं। और सैंपल का लिंक किसके साथ बन रहा है? सैंपल सर्वे के साथ, जिसको हम सैंपल सर्वे भी कह रहे हैं। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज के लेक्चर को कंक्लूड करते हैं, वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेशन ऑफ सैंपलिंग। देखिए, जहां पर बहुत सी चीजों के फायदे होते हैं वहां पर उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, कुछ उसकी हदूदबंदी भी होती है, बाउंडेड रीजन्स भी होते हैं। यानी हमने अभी तक ये पढ़ा कि सैंपलिंग हमारे लिए बड़ी फिजिबल है, सैंपलिंग हमारे लिए टाइम सेविंग है, कॉस्ट सेविंग है, ठीक है। यानी सैंपलिंग के हमने बहुत से एडवांटेजेस को स्टडी कर लिया। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं या ऐसी जगह हैं कि जहां पर आकर सैंपलिंग जो है वो हमारे लिए सूटेबल नहीं रहती। गो के वो बहुत थोड़ी सी जगह हम अपना काम वहां से चला सकते हैं, लेकिन हम सैंपलिंग के एडवांटेजेस को अंडरस्टैंड करने के बाद हरगिज ये नहीं कह सकते कि हर सिचुएशन का हल सैंपलिंग है, ठीक है। सो सैंपलिंग की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ उसके बाउंडेड रीजन्स हैं, वो आपको अंडरस्टैंड करने हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लिस्ट ऑफ टेक्स्ट पेयर्स, यानी किसी पर्टिकुलर कंट्री में जब हमने टेक्स्ट पेयर का डेटा इकट्ठा करना है, टेक्स्ट पेयर्स की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना है, तो आप कभी भी सैंपलिंग नहीं करेंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि आप के कंट्री के अंदर फॉर एग्जांपल एक कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो 10,100,000 है, ठीक है। अब 10,100,000 की पॉपुलेशन में आप ये कह लें जी हम 100,000 का डेटा इकट्ठा कर लेंगे, तो हमें पता ये चल जाएगा कि टैक्स पेयर्स किस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं और वो कितना टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि टैक्स पेयर्स का डेटा हमें कंप्लीट एनुमरेशन करनी पड़ेगी। हमें टैक्स पेयर्स के लिए पूरा का पूरा डेटा इकट्ठा करेंगे, हमारे लिए वो सैंपल
इंपॉर्टेंट नहीं होगा, यानी हम इस सिचुएशन में सैंपलिंग नहीं कर सकते। दूसरी बात जो है वो है लिस्ट ऑफ वोटर्स, यानी किसी आपने एरिया के अंदर वोटर्स की लिस्ट को इकट्ठा करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है कि उनकी एज क्या है, वो किस एरिया में रहते हैं। तो आप ये हरगिज नहीं करेंगे कि किसी एरिया की पॉपुलेशन अगर फर्ज कर लें 1 लाख है, तो आप क्या करें कि आप उनमें से 10,000 का डेटा इकट्ठा कर लें। ऐसा नहीं होगा। आप सारी की सारी पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे और अपने वोटर्स के हवाले से लिस्ट आउट करेंगे कि वो आपके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है उसके अंदर, यानी एज के हवाले से आपने देखना है, इसी तरह आपने उनकी क्वालिफिकेशन के हवाले से देखना है, या आपने उनकी फिजिबिलिटी के हवाले से देखना है। अगर किसी उम्मीदवार ने ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करनी है तो उसको पता होना चाहिए कि मेरे एरिया के अंदर कितने वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, मेल कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके पास होगी तो ही वो अच्छे तरीके से अपनी इलेक्शन की कैंपेन को कंडक्ट कर सकता है। सिमिलरली हमारे पास जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है, इन्वेंट्री का लफ्ज शायद आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन इन्वेंट्री को मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूं कि इन्वेंट्री जो है वो एक ऐसा मेथड है कि जिसके तहत आप कोई भी कंपनी, कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म अपना जो मटेरियल है उसका रिकॉर्ड रखती है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर जितने भी आप यूं समझ लीजिए जितने भी उसके पास आइटम्स या उसके आर्टिकल्स अवेलेबल हैं, उन सारे आर्टिकल्स को जब वो एक रिकॉर्ड की सूरत में लाते हैं, दैट इज इन्वेंट्री। अब आप जरा गौर कीजिए, मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई, कॉन्सेप्ट बताया इन्वेंट्री का। आप जरा गौर कीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास 100 आइटम्स हैं, ठीक है, उनका रॉ मटेरियल है, वो कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो क्या ये पॉसिबल है कि उन 100 आइटम्स में से वो कहेंगे जी हम 100 में से 30 आइटम्स का रिकॉर्ड रख लेते हैं, बाकी हम यही समझेंगे उसका वही होगा? पॉसिबल नहीं है कि आपने 100 फूड आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल 100 फूड आइटम्स की प्रोडक्शन करनी है और उसके रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री आपने देखनी है कि स्टॉक के अंदर कितनी हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है, कितना जो है वो प्रोसेस के अंदर है, कितना फिनिशिंग गुड्स है, बन चुकी हुई है, कितना जा चुका हुआ है। अगर आप 100 के 100 फूड आइटम्स की इन्वेंट्री नहीं रखेंगे तो आप प्रोडक्शन अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। ये एक आउटलुक है कि कहां पर जाकर सैंपलिंग जो है वो आपको ट्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती, बावजूद इसके कि मेजॉरिटी केसेस में सैंपलिंग का हमें बहुत ज्यादा फायदा है। आपने याद रखना है कि सैंपलिंग की कुछ लिमिटेशंस भी हैं और वो उसको हमने यहां पर डिस्कस कर लिया। इन टर्म्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें और अच्छे तरीके से इनको याद कर लीजिए, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट्स ने शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज में यूज होना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।